नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के गुना ज़िले से। गुना ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है, नाम है मृगावास, और इसी मृगावास पुलिस स्टेशन की हद में एक जंगल पड़ता है। ये बहुत घना जंगल है जहां आमतौर पर लोग कम ही आते जाते हैं, और ये घना जंगल जो है एक पर्टिकुलर ट्रैफिक पॉइंट से लगता है जिसका नाम है झिकनी तिराहा। ये झिकनी तिराहा के पास जो जंगल है, इस जगह पर एक शख्स को 1 मार्च को एक लाश नज़र आती है, 1 मार्च 2023। और ये जो आदमी है ये बेसिकली जंगल में मवेशी चराने के लिए गया हुआ था, और जंगल के अंदर जाने के बाद उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ी। बेसिकली ये डेड बॉडी कम एक स्केलेटन ज़्यादा थी, एक कंकाल ज़्यादा था, और उस कंकाल को देखकर उस आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया। जंगल के बीच में किसी का कंकाल पड़ा होना, अनअटेंडेड किसी इंसान का, तो जाहिर है अपने आप में किसी बड़े एक्सीडेंट या मर्डर की तरफ ही इशारा करता है। तो पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो मृगावास थाने की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर उस कंकाल को तो बरामद किया ही, उसके आसपास जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसे भी रिकवर किया। उन चीज़ों में कपड़े, चप्पल, कंगन, ऐसी कुछ चीज़ें थी। अब कंगन, चप्पल और कपड़े, इन चीज़ों को देखकर इतना तो साफ हो गया था कि ये जो कंकाल है वो किसी लड़की का है, किसी महिला का है। लेकिन वो महिला कौन है इसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डेड बॉडी में कोई शक्ल सूरत जैसी कोई बात तो थी ही नहीं, बिल्कुल वो स्केलेटन ही था, कंकाल ही था। अब पुलिस ने उसे बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और जल्द ही उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उस कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि जो कंकाल है वो बेसिकली 25 से 27 साल के उम्र की किसी लड़की की है। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि ये जो डेड बॉडी है, जो कंकाल है, वो तकरीबन 15 से 20 रोज़ पुरानी है। यानी जो हत्या की वारदात है या एक्सीडेंट की वारदात है वो 15 से 20 रोज़ पहले इस जगह पर हुई होगी। और तीसरी बात जो समझ में आई वो ये कि उस कंकाल की खोपड़ी में यानी स्कल में फ्रैक्चर था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर चोट मारी गई है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हुई है। यानी ये मामला फौरी तौर पर कत्ल का लग रहा था। अपैरेंटली इट वाज लुकिंग लाइक अ मर्डर। तो अब मर्डर का मामला था, ब्लाइंड मर्डर का मामला, कंकाल मिला था, पुलिस को इस मामले की जांच करनी थी। गुना पुलिस ने, मृगावास थाने की पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। तफ्तीश शुरू हुई, और तफ्तीश जो है सबसे पहले गुना ज़िले से ही शुरू हुई। पुलिस ने ये पता लगाना चालू किया, मृगावास थाने की पुलिस ने, कि आसपास के किसी थाना इलाके से क्या कोई महिला इस उम्र की, कोई लड़की गायब है क्या, उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट यहाँ दर्ज हुई है किसी थाने में। तो पुलिस ने जब ये कोशिश की तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद पुलिस को इस एज ग्रुप की किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरे गुना ज़िले में पता नहीं चली, और हाल के दिनों में कम से कम ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। अब पुलिस ने ये तय किया कि ठीक है, गुना ज़िले में नहीं है, लेकिन हो सकता है मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में हो। तो गुना ज़िले की पुलिस ने, मृगावास थाने की पुलिस ने मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में जो थाने मौजूद हैं या दूसरे ज़िले हैं, वहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर में खबर भिजवाया, और खबर भिजवाने के बाद उस कंकाल की तस्वीरें भी भिजवाई, और ये पता करने की कोशिश की कि क्या इस एज ग्रुप की कोई लड़की किसी दूसरे ज़िले या किसी दूसरे ज़िले के थाना इलाके से गायब है क्या, जिसकी कोई FIR दर्ज हो गुमशुदगी की। इस कोशिश में भी मृगावास थाने की पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस ने ये सोचा कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में इस एज ग्रुप की कोई लड़की पिछले महीने भर में गायब नहीं हुई है और ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तो फिर ये मामला हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बाहर का हो। और गुना ज़िले में जिस मृगावास पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से राजस्थान का कुछ इलाका लगता है। अब मृगावास थाने की पुलिस को ये लगने लगा कि एक बार राजस्थान में पता करके देखते हैं, अगर कहीं राजस्थान के जो पड़ोसी ज़िले हैं, अगर वहाँ से किसी लड़की के गायब होने की कोई खबर होगी तो शायद इस कंकाल की पहचान इस्टेब्लिश हो जाए। इस कोशिश में जो मृगावास थाने की पुलिस है गुना ज़िले की, उसने फिर राजस्थान के जो पड़ोसी ज़िले हैं उन ज़िलों में
मैसेज भिजवाया और ये पता करने की कोशिश की कि क्या 25 से 27 साल की कोई लड़की महीने भर में वहाँ से गायब हुई है क्या, और कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस एफर्ट में भी पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और कोई हेडवे इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद लोकल पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर ये तय किया कि वो अपने लेवल पर व्हाट्सएप में इस कंकाल की तस्वीरें डालेंगे, उसके कपड़ों की तस्वीरें डालेंगे और उसको अलग अलग ग्रुप्स में फ्लोट करेंगे, वायरल करने की कोशिश करेंगे सो दैट इस लड़की की पहचान हो पाए। और पुलिस ने जब ये कोशिश की अपने तौर पर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो बहुत सारे राजस्थान के ग्रुप्स में भी पुलिस ने वो तस्वीरें, वो कंकाल की और कपड़ों की वो पोस्ट करवाई। और इसमें जो है काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को ये पता चला कि 16 फरवरी को 16 फरवरी 2023 राजस्थान के 12 ज़िले में एक गांव है हान्याहेड़ी। इस हान्याहेड़ी गांव की एक लड़की पिंकी अपने घर से गायब हो गई थी और पिंकी के पति ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में लिखवाई भी थी। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस पहले अपने लेवल पर इसको क्रॉस चेक कर रही थी तो राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिल पाया, लेकिन जब पुलिस ने प्राइवेट ग्रुप्स में वो तस्वीरें फ्लोट की तब जाकर पता चला कि 12 ज़िले की एक लड़की जो है वो 16 फरवरी से गायब है। कई बार ऐसा भी होता है। देखिए, ये भी आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। तो अब जब पता चल गया कि पिंकी जो है वो 12 ज़िले की लड़की, उसी उम्र की, उसी एज ग्रुप की गायब थी, तो उसके पति से फिर पुलिस ने कांटेक्ट किया। उसके पति का नाम है राम नारायण लोधा। राम नारायण लोधा से पुलिस ने बात की और कहा कि एक बार आप हमारे पुलिस स्टेशन में आइए और जो बिलोंगिंग्स है उस लड़की की वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें तो खैर आपको हम दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार आप आकर देखिए कि कहीं ये अगर आपको लगे कि ये आपकी पत्नी पिंकी की है तो आप कंफर्म कीजिए। तो वो राम नारायण जो है वो पहुंचा मृगावास पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में और उसने वहां आकर जो कंकाल के साथ जो बिलोंगिंग्स थे वो सारी चीज़ें उसने देखी और देखने के साथ ही वो बहुत दुखी भी हो गया और हैरान हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें राम नारायण की बीवी पिंकी की ही थी। यानी उसने कंफर्म किया कि जो चीज़ें पुलिस उसे दिखा रही हैं वो सारी चीज़ें जो है उसकी पत्नी पिंकी की लग रही हैं। एक तरह से ये कंफर्मेशन था पिंकी की डेथ का, पिंकी के मर्डर का। और कंप्लेनेंट राम नारायण लोधा जिसने ऑलरेडी रिपोर्ट लिखवाई थी उसने इस बात की पुष्टि कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ आंखों देखी वाली बात हुई। आज के ज़माने में सिर्फ आंखों देखी से काम नहीं चलता और ख़ासकर तब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो कोर्ट भी ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है, अदालत ये उम्मीद करती है कि किसी भी मामले में कंक्लूसिव रिपोर्ट हो और कंक्लूसिव रिपोर्ट डेथ कंफर्म करने का जो है वो डीएनए टेस्ट ही हो सकता है। तो अब चूंकि लड़की की शुरुआती जांच में पहचान हो चुकी थी तो पुलिस ने तय किया कि वो अब डीएनए एग्जामिनेशन करवाएगी ताकि ये पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि ये लाश वाकई पिंकी की है या किसी और की है। तो पति तो खैर था ही, लेकिन पति से तो डीएनए मैच नहीं हो सकता, तो इसीलिए पिंकी के जो पेरेंट्स हैं उनसे फिर पुलिस ने कांटेक्ट किया और उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। और डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के बाद जब पुलिस ने उसकी जांच करवाई तो ये कंफर्म हो गया कि वो डेड बॉडी पिंकी की ही थी, वो कंकाल पिंकी का ही था। अब इस मामले की तफ्तीश सही मायने में चालू हुई। पुलिस ने अब राम नारायण लोधा जो उसका पति है उससे तो पूछताछ की ही, उसकी शुरुआत की और इसके साथ ही पिंकी के जो पेरेंट्स हैं उससे भी पूछताछ शुरू की। एक एक करके पूरे परिवार में जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं और सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पुलिस ने बयान देने की शुरुआत कर दी। और जब पुलिस एक एक करके बयान दर्ज करने लगी तो ये पता चला कि ये जो लड़की है पिंकी, ये बिफोर मैरिज अपनी शादी से पहले एक लड़के के साथ अफेयर में थी। और दिक्कत ये रही कि शादी से पहले तो अफेयर में थी ही, लेकिन शादी के बाद भी उसने इस अफेयर को ब्रेक नहीं किया। यानी न तो अपने बॉयफ्रेंड को भूली, न उसका पीछा छोड़ा। शादी के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड के टच में थी और ससुराल के लोग भी इसके बारे में जानते थे, पीहर वाले यानी मायके वाले भी इस बारे में जानते थे। पिंकी को कई बार समझाया बुझाया गया, लेकिन न तो पिंकी राजी थी मानने के लिए, पीछे हटने के लिए, और न ही उसका वो आशिक तैयार था। अब ये जो लड़का है, जो प्रेमी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। उसका नाम है भगवान सिंह लोधा, पति का नाम है राम नारायण लोधा
और प्रेमी का नाम है भगवान सिंह लोधा। भगवान सिंह लोधा गुना ज़िले में ही एक गांव आता है जिसका नाम है भूमला खेड़ी। उस भूमला खेड़ी गांव का रहने वाला था। तो ये लड़की पिंकी फिलहाल दो लड़कों के बीच थी। एक उसका पति था राम नारायण लोधा और दूसरा भगवान सिंह लोधा जो उसका प्रेमी था, और इसके बारे में दोनों परिवारों को जानकारी थी। अब पुलिस को लगने लगा कि इस तरह के मामले कई बार जो है वो खौफनाक अंजाम के साथ सामने आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी लव लस्ट के खेल में ही जो है पिंकी का कत्ल कर दिया गया हो। पति से जो शुरुआती पूछताछ हुई उसमें पति इनोसेंट लग रहा था, क्योंकि पुलिस वालों का एक्सपीरियंस होता है, किसी को देखने का समझने का पुलिस वालों का एक आइडिया होता है, बॉडी लैंग्वेज से भी पुलिस रीड करती है। तो पति तो इनोसेंट लग रहा था। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस कत्ल के पीछे या पिंकी की मौत के पीछे उसके प्रेमी भगवान सिंह लोधा का हाथ हो। तो पुलिस ने भगवान सिंह लोधा से अब पूछताछ करने का फैसला किया। भगवान सिंह लोधा ने शुरू में पुलिस को घुमाने की भी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर उतर आई तो उसने मान लिया कि पिंकी की जान उसी ने ली है, उसी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया है। पिंकी शादीशुदा थी, ये तो बात क्लियर है। उधर भगवान सिंह लोधा जो इसका प्रेमी था वो भी शादीशुदा था, लेकिन दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पुराने प्यार को या पहले प्यार को नहीं भूल पाए थे और एक दूसरे के टच में थे। और ये टच में रहना जो है दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बनी थी, और अक्सर जो है झगड़े भी जो हैं वो हुआ करते थे। दोनों परिवार मतलब एक तो पिंकी का परिवार यानी पिंकी के मायके के लोग, और पिंकी के ससुराल वाले यानी राम नारायण लोधा जो उसका पति है उसके पेरेंट्स। तो इन दोनों परिवारों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। अब किसी के घर की बहू अगर कहीं और इन्वॉल्व होगी तो वो परिवार तो विरोध करेगा ही, और ये सारी बातें जो है अब पब्लिसाइज्ड हो चुकी थी, सबको इसके बारे में पता चल चुका था। इसी बीच जब छानबीन और आगे बढ़ी तो ये पता चला कि शादी से पहले पिंकी जो है एक बार अपने प्रेमी भगवान सिंह लोधा के साथ अपने घर से भाग गई थी, और जब भाग गई तो पिंकी के घर वालों ने भगवान सिंह पर और उसके परिवार वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि आपका बेटा हमारी बेटी को लेकर भाग गया है और ये परिवार और ये समाज में नाक कटा देने वाली बात है, हमें अपनी बेटी चाहिए, फ़ौरन आप अपने बेटे को कहिए कि वो आए हमारे पास, मतलब सरेंडर करे, कानून के हवाले करे, और हमारी बेटी हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की खींचतान चल रही थी, और फाइनली जाहिर है जब बेटी को भगा कर ले गए थे तो उसमें पुलिस रिपोर्ट भी हुई थी, और पुलिस ने फिर फाइनली इन दोनों को बरामद भी कर लिया था। भगवान सिंह लोधा एलोपमेंट के जो चार्जेस होते हैं उसमें जो है भगवान सिंह लोधा को अरेस्ट किया गया था, और उसकी प्रेमिका पिंकी को पुलिस ने बरामद किया था, रिकवर किया था। अब ये सब कुछ जब हुआ तो लड़की पर उसके घर वालों का भी दबाव था, और लड़की ने घर वालों के दबाव में अपने ही प्रेमी भगवान सिंह के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस तरह के अनगिनत मामले हमारे देश में होते हैं जहां कंसेंसुअल रिलेशनशिप या कंसेंसुअल सेक्स टर्न रेप में कन्वर्ट होते हैं। प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, लड़की के घर वाले जो है अपनी बेटी पर दबाव बनाते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं, और बदले में लड़की अपने प्रेमी के खिलाफ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के इल्ज़ाम लगा देती है, और वो प्रेमी जो है वो लद जाता है, नप जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं, तो ये मामला भी ऐसा ही था। तो खैर अब इस मामले में रेप का जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी तफ्तीश होनी थी और उसको अपने अंजाम तक पहुंचना था, और उस मामले में भगवान सिंह लोधा जो है उसके खिलाफ इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। इस बीच हुआ ये कि पिंकी लगातार भगवान सिंह पर यह दबाव बनाती थी कि मुझे अपने पति राम नारायण के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो मुझे तुम अपने साथ ले चलो। और भगवान सिंह लोधा जो है ऑब्वियसली चूंकि वो खुद भी पहले से शादीशुदा था तो वो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के मूड में नहीं था। इस मामले को लेकर एक बार फिर से पंचायत गांव की बैठी थी। पहले भी इसके बारे में एक बार गांव वालों में बात हुई थी, पंचायत हुई थी, और दोबारा इसे लेकर एक बार फिर से पंचायत बैठी। वहीं गुना ज़िले में भूमला खेड़ी, हान्या हेड़ी के जो तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए और ये लोधा समाज के लोग इकट्ठा हुए, और फिर ये तय हुआ कि अगर लड़की पिंकी जो है अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अपने प्रेमी भगवान सिंह लोधा के साथ जाना चाहती है, और अगर भगवान सिंह लोधा अपने इस प्रेमिका को ले जाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, तो भगवान सिंह लोधा को झगड़े की राशि उसे कहते हैं, एक तरह से आप उसको हर्जाना या जुर्माना कह सकते हैं, जो पंचायत लगाती है, एक तरह से खाप पंचायत है ये। तो उस पंचायत ने यह तय किया कि भगवान सिंह लोधा को पिंकी को अपने साथ रखने के लिए 7 लाख रुपए झगड़े की राशि चुकानी होगी। तो यहाँ पर एक पेंच फंस गया।
पेच ये फंस गया कि पिंकी राजी थी, भगवान सिंह लोधा दिल से तो राजी नहीं था, लेकिन पिंकी के दबाव में शायद वो कोई रास्ता निकालता, पिंकी को लेकर जाता। लेकिन यहाँ 7 लाख रुपए का अड़चन आ गया, तो भगवान सिंह लोधा के लिए अब तो पिंकी को ले जाना कतई संभव नहीं था, क्योंकि एक तो परिवार वाला आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, ऊपर से 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन पिंकी जो है वो भगवान सिंह के लगातार पीछे पड़ी हुई थी, और पिंकी ये कह रही थी कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते हो तो जो रेप का केस मैंने तुम्हारे ऊपर दर्ज करा रखा है, जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अब गवाही होने वाली है और मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ और तुमको जाना होगा जेल। भगवान सिंह जो प्रेमी था वो इस बात से बहुत घबरा गया, डर गया। एक तरह से देखा जाए तो ये लड़की अपने प्रेमी को ब्लैकमेल कर रही थी, शादीशुदा थी, पति था, ब्लैकमेल कर रही थी। और फिर ये जो भगवान सिंह लोधा है, ये जो प्रेमी है, उसने फिर फाइनली एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया, एक ऐसा फैसला किया जो बहुत ही खतरनाक था, और ये फैसला था पिंकी की हत्या कर देने का। इसी प्लानिंग के तहत उसने 16 फरवरी को इस लड़की को उसके घर से, उसके पेरेंट्स के घर से, उसके ससुराल से इसने पिक किया, यानी बारां ज़िले के हान्याहेड़ी गांव से। और पिक करने के बाद लेकर आया मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में, उसी मृगावास थाना इलाके की हद में। और चूंकि ये लड़की जो है वो जाहिर है अपने प्रेमी पर बहुत भरोसा करती थी, तभी तो वो प्रेमी के पीछे पड़ी थी कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो लड़की को जैसे ही उसके प्रेमी ने कहा कि तो ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, तो ये लड़की अपने घर से आधी रात को निकल गई, यानी अपने ससुराल से वो पिंकी जो है आधी रात को भाग गई और अपने प्रेमी भगवान सिंह लोधा के बाइक में बैठकर चल पड़ी। भगवान सिंह उसे लेकर निकला और निकलने के बाद सीधे पहुंचा मृगावास पुलिस स्टेशन की हद में, और वहाँ आधी रात को ही बाइक रोककर ये लोग वो जो तिराहा है, झीकनी तिराहा, उसके पास में खड़े होकर इन लोगों में आपस में फिर से सेटलमेंट को लेकर कि मैं कहाँ रहूँगी, मुझे ले चलो, इस बात को लेकर लड़ाई चालू हो गई। और जब वो लड़ाई चालू हुई तो फिर लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई, और झिकनी तिराहे से थोड़ा आगे बहुत जंगली इलाका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी जंगली इलाके में इस भगवान सिंह ने अपनी प्रेमिका पिंकी को वो और जंगल के अंदर लेकर गया, और वहाँ ले जाकर उसने पिंकी को एक ज़ोर का झटका दिया और पत्थर के ऊपर उसको पटक दिया, जिससे उसके स्कल में फ्रैक्चर हो गया और वो बिल्कुल बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। और ये इतना ज़ोर का धक्का था, इतना फैटल इंजरी थी ये, कि वहीं पर पिंकी की आधी रात को, 16 फरवरी की रात को ही मौत हो गई। और ये जो लड़का था भगवान सिंह, वो चुपचाप बाइक लेकर वहाँ से भाग निकला और फिर वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गया। और उसने कानो कान किसी को ये नहीं बताया कि पिंकी के साथ उसने ऐसा कुछ किया या पिंकी उसके साथ भागी थी। जाहिर सी बात है, कोई अगर कत्ल करेगा तो आमतौर पर वो इसके बारे में किसी को तो नहीं बताता है। कभी कभी ज़ुबान फिसल जाती है, किसी खास दोस्त यार को कोई बता भी देता है और फंस भी जाता है, लेकिन भगवान सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और ये मामला जो है लगातार पुराना होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, 1 मार्च को एक चरवाहे की, एक गरड़िए की नज़र जो है उस कंकाल पर पड़ी, जो जंगल में पड़े पड़े बुरी तरह से सड़ चुकी थी। जानवर उसका मांस जो है वो चट कर चुके थे, खा चुके थे। और उसी कंकाल के सहारे फिर पुलिस ने जांच शुरू की, और तब जाकर पिंकी के कत्ल के इस खौफनाक रहस्य से पर्दा हट सका। तो बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर का मामला, जिसमें सिवाय कंकाल, कुछ कपड़े और चप्पल के और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस लड़की की पहचान हो पाती। लेकिन मध्य प्रदेश की गुना पुलिस ने अनथक प्रयास किया, और उस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि कई महीने गुजरने के बाद पुलिस ने फाइनली गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया, जिसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि पूरे के पूरे सीक्वेंस उस घटनाक्रम के एक दूसरे से मिल गए, जुड़ते चले गए। तो ये थी एक ब्लाइंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की कहानी, जो घटना तो बेशक अफसोसनाक हो, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो काबिल तारीफ़ है, दाद देने वाली है। तो आइए, जो पिछली कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, अब वक्त है उस कहानी पे जो कमेंट्स आए हैं, कुछ वो कमेंट्स पढ़ने का। दीपक रॉय जी ने कमेंट किया है कि सर, आई लाइक योर प्रेजेंटेशन वेरी मच। यू नॉट ओनली नैरेट स्टोरीज बट ऑल्सो फील द इंसिडेंट वेरी रियली। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम पहले गलत पढ़ा था। ये दीपा रॉय, नहीं सॉरी, मैंने सही पढ़ा था, दीपक रॉय ही हैं, और इन्होंने वो कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि एक कहावत है कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उस
गड्ढे में या कुएं में गिर पड़ता है। बिल्कुल ये बात सही है। बेसिकली जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी वो कुछ ऐसे कातिलों की थी जो कत्ल करने के फ़ौरन बाद इत्तेफाक से पकड़े गए। कैसे पकड़े गए वो जानना जो है वो मैं कहूँगा कि बहुत अहम है। और कत्ल की घटनाएं तो दुखद होती हैं, लेकिन तफ्तीश और कातिलों का पकड़ा जाना वो बड़ा दिलचस्प होता है। तो उसे आप ज़रूर अगर जानना चाहते हैं तो क्राइम तक में जो प्लेलिस्ट है उसमें सुप्रतीम से सुनिए के प्लेलिस्ट में जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। मोहम्मद अफजाल हुसैन साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से रेगुलर कमेंट करते हैं और उनका कहना है कि इस तरह की कहानियाँ सुनकर और पढ़कर जो हैं उनका जो है रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। लाइफ चैलेंज के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी ये लिखा है कि ऐसी कहानियाँ सुनने के बाद तो शादी करने का भी मन नहीं करता, मतलब भरोसा ही उठ जाता है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं अगर वही ऐसा करते हैं तो फिर दिल टूट जाता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शादी करना या किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना ऐसा नहीं है। देखिए ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। हर रिलेशनशिप ऐसी ही होती है ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले आपको अपने इर्द गिर्द अच्छे रिलेशन निभाने वाले लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे सिरफिरे होते हैं जो प्यार मोहब्बत का मोल नहीं समझते, रिश्तों का मोल नहीं समझते और वो अपराध की घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। तो इसे देखकर घबराने और दुनिया से दूर जाने, है ना, और सांसारिक मोह माया त्याग कर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी जो है खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। आपको भी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। शादी कीजिए बिंदास और खुलकर अपनी पार्टनर से बात भी कीजिए। मामोनी बोरगोहा जी ने भी कमेंट किया है, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट्स। इन्होंने लिखा है इनोसेंट पर्सन लाइक विवेक गॉट किल्ड अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल कत्ल का जो मामला मैंने आप सबको सुनाया था पिछली कहानी में, उसमें विवेक नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी जो बिल्कुल ही बेगुनाह था। खैर, भारती रामप्पा ने भी कमेंट किया है, हेलो सर, वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, होप द किड गेट्स गुड फैमिली टू टेक केयर। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही दुखद है। और इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ कैन यू प्रोवाइड अपडेट ऑन जॉली जोसेफ सीरियल किलर केस। मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना होगा भारती जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि किसी अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो पाऊं। रंग बदलती दुनिया में इंसान किस पर भरोसा करे ये कह पाना भी मुश्किल है, ऐसा कुछ कहना है शशि प्रभा जी का। इंद्रजीत कटारिया ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। बाना समथिंग, मैं मतलब ऑब्वियसली उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बनाफ शेड्यूल के नाम से आईडी है शायद। हेलो सर, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, इज़ बी ऑनर्स जर्नलिज्म अ फेयर कोर्स फॉर क्राइम रिपोर्टिंग? देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग के लिए अलग से कोई कोर्स होता है ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। आप अगर क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कीजिए। जर्नलिज्म करने के बाद आप क्राइम रिपोर्टिंग का फील्ड जो है वो चुन सकते हैं। और ये भी जो है बहुत सारे उसमें भी इफ़ एंड बट है। इफ़ एंड बट ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी क्राइम रिपोर्टर की ज़रूरत होगी तभी आपको वो असाइनमेंट्स मिलेंगे और आप क्राइम रिपोर्टिंग कर पाएंगे। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और पॉलिटिकल रिपोर्टर या किसी और स्ट्रीम के जर्नलिस्ट की ज़रूरत हो तो आपको फिर उस फील्ड में काम करना होगा। हालांकि क्राइम रिपोर्टर का स्पेशलाइजेशन जो है उसके लिए कोई अलग से कोर्स की मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप किसी फील्ड में रहते हैं और उसके बारे में काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये ज़माना स्पेशलाइजेशन का तो है, लेकिन जर्नलिज्म जो है अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है, कॉम्प्रहेंसिव वर्क है। आप देखिए, बड़ा ऑफिस है, बड़ी जगह है, जैसे आज तक में हूँ या मैं क्राइम तक में हूँ, तो यहाँ क्राइम सेंट्रिक वर्क के लिए अलग से टीम बनी हुई है। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई एम्प्लॉय, कोई जर्नलिस्ट किसी स्टेट हेडक्वार्टर में होता है, जैसे आज तक है, मान लीजिए आज तक के रिपोर्टर्स जो हैं सारे राज्यों की राजधानी में हैं, स्टाफ रिपोर्टर्स हैं, तो वो क्या वहाँ तो 4, 5, 6 रिपोर्टर नहीं होते कि कोई क्राइम कवर कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कवर कर रहा है। एक ही रिपोर्टर क्राइम भी कवर करता है, पॉलिटिक्स भी करता है, धर्मक्रम भी कवर कर लेता है, फैशन भी कर लेता है। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की तह तक जाने की एक ललक होनी चाहिए और नोज ऑफ न्यूज़ जिसे कहते हैं, होता है ना कि खबर को सूंघने की जो क्षमता है, जो कला है, एक वॉच डॉग की तरह, वो अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। एनीवे, आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाया हूँ इस जवाब से। अर्जुन सापकोटा जी, ये मेरे ख्याल से जापान से हैं और ऐसे बेसिकली तो
नेपाल से हैं लेकिन जापान में रहते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सुप्रतिम बैनर्जी भाई साहब राम राम इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। इंदु ज्योति हजारिका जी ने भी कमेंट किया है। प्रोमिला भाटिया जी का कमेंट है, स्वागत है आपका। सुरेश परिहार महाकाल की नगरी उज्जैन से विश करते हैं। आमना इरशाद मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया टू गेटिंग मैरिड टू योर ओन लवर। बिल्कुल, इनकी जो बात है इन्होंने जो है मुझे हंसा दिया। और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं अक्सर यहाँ बहुत सीरियस सा चेहरा लेकर बैठता हूँ और हंसता या मुस्कुराता बहुत कम हूँ, लेकिन अब इस तरह की बातें लिखने पर तो हंसी आ ही जाती है। इन्होंने ये लिखा है कि भारत में अपनी मनचाही लड़की से या मनचाहे लड़के से शादी करना सबसे बड़ी समस्या है। हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है जिसमें पेरेंट्स जो हैं इतनी आसानी से इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि विथ टाइम चीज़ें बदल रही हैं। और रेखा भट्ट जी कमेंट करती हैं, बहुत बहुत दुआएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। टेक हुरहुरे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हांगकांग सर, पुलिस पेट्रोलिंग सो गुड। उन्होंने उस कहानी के बारे में अपना कमेंट किया है जो कहानी मैंने लास्टली आप लोगों को सुनाई थी आखिरी बार। भगवती छेत्री जी ने भी अपनी बात रखी है। विजेंद्र सिंह जी, बाबू लोहार जी, ये देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने लिखा है आप सभी को राम राम, मेरी ओर से भी राम राम। अनीता दाहिया जी, हैट्स ऑफ टू गॉड्स जस्टिस एंड ऑल सिंपैथीज फॉर विवेक। बिल्कुल, जिस इनोसेंट आदमी की हत्या हुई उसके लिए तो खैर सहानुभूति और दया, मन में करुणा का भाव पैदा होता ही है। नीलेश ठाकुर, इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है क्या क्रिमिनल्स क्राइम तक नहीं देखते सुप्रतिम जी, इनको समझ में क्यों नहीं आती, कितनी भी चालाकी कर ले आखिर पकड़े जाना ही है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं भी कई बार यह हैरान होता हूँ कि आज के ज़माने में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है। लोग कहते हैं ना कि फलां सीरियल देखकर उसने जो है अपराध करने का फैसला किया, वो फिल्म देखकर उसने तय किया कि वो मोबाइल फ़ोन फेंक देगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इतने बेवकूफ़ होते हैं कि इन्यूमरेबल, बल्कि तकरीबन 99.99% मामले जो है वो कत्ल के और खौफनाक मामलों के सुलझ जाते हैं, गुनहगार पकड़े जाते हैं। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो करेंगे तो पकड़े जाएंगे। असल में लोगों को ये गलतफहमी होती है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट या कई बार ओवर स्मार्ट भी समझते हैं। वो सारे लोग मर्डरर नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ को लेकर बहुत सारे लोगों का अप्रोच गलत होता है। उनको लगता है कि यस दे आर द पायलट, वो सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं और हर चीज़ को अपने ईगो से रिलेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्रिमिनल्स होते हैं या क्राइम कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, वो भी मेरे ख्याल से इस तरह की किसी मानसिकता का शिकार होते होंगे जिनको ये लगता होगा कि वो बहुत स्मार्ट हैं, अपराध करेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। काश कि वो लोग क्राइम तक देखें तो उनको समझ में आए कि अपराध का अंजाम जो है वो बुरा ही होता है और सलाखें ही नसीब में होती हैं या फिर फांसी के फंदे तक जाना होता है, खासकर अगर आप कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो। सुमेरा राठौर जी ने भी कमेंट किया है और विजेंद्र सिंह चौधरी ने भी कमेंट किया है। इन्होंने लव यू ब्रदर, लव यू प्राउड सर जी इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर बार कहता भी हूं कि मैं सारे लोगों का कमेंट एक बार में तो नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन एक एक करके रैंडमली कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहें। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं लेता हूं या उनका कमेंट जानबूझकर इग्नोर कर देता हूं, पता नहीं मैं कब उनका नाम लूँगा या पढ़ूंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों किसी को जानबूझकर इग्नोर करूंगा और क्यों किसी का नाम जानबूझकर पढ़ूंगा। जब मैं कमेंट पढ़ता हूं रैंडमली स्क्रॉल करते रहता हूं आप लोगों के सामने ही बैठकर, कोई चोरी छिपे वाली बात नहीं है, कोई लिस्ट बनाकर मैं नहीं लाता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नाम या कमेंट मुझे सामने नज़र आते हैं मैं वो पढ़ लेता हूँ। बस इतनी सी बात है और आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह से कमेंट करते रहिए, अपनी राय देते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, क्राइम तक देखते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।